अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन स्टडी कॉर्नर। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टेस्ट नंबर 2 इम्यूनिटी की। आज हम जो है टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज हमारे पास हैं एमडीकेट के हवाले से। ओके, सो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है। टेस्ट नंबर 1 का एमसीक्यूज नंबर 1 है, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉम्बैक्ट और रिमूव एनी फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड दिस। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो कैपेसिटी जिसके थ्रू वो क्या करता है, फाइट करता है, कॉम्बैक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल से, या फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, अब इसको हम जनरली क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी बोलेंगे। वैसे देखने में ये तीनों ऑप्शन जो हैं सही हो रहे हैं, लेकिन इस हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम कहेंगे कि ये बॉडी की जो कैपेसिटी है, इसको हम इम्यूनिटी बोलेंगे। ओके, एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास, एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडीज कौन से सेल पैदा करते हैं? वो डेफिनेटली बी सेल पैदा करते हैं, बी लिम्फोसाइट पैदा करते हैं, जो कि बोन मैरो के अंदर मैच्योर होते हैं। ओके, उसके बाद थाइमस ग्लैंड आर आल्सो नोन एज। थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे जो है थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टर्नम बोन के बैक साइड पे बिहाइंड प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या है, या इसको हम क्या नाम देते हैं? दूसरा नाम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। स्पेशली हम बोलेंगे जो टी लिम्फोसाइट हैं उनकी ये ट्रेनिंग स्कूल है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट के जो टाइप बनते हैं या उनकी जो कंप्लीट मैच्योरेशन होती है, डिफरेंटिएशन होती है, वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है। डिफरेंटिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस इन थाइमस ग्लैंड। तो इसी हवाले से हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास जो है वो 4 है, यूज ऑफ वैक्सीन्स व्हिच इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी इज कॉल्ड एज। हम किसी भी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि आगे जाके इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है किसी भी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? कौन सी इम्यूनिटी बोलेंगे? ठीक है, अब देखिए हम बॉडी के अंदर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर हम कोई भी वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वैक्सीन का सिंपली मतलब है कि हम उसको किसी भी पैथोजिन के एंटीजीन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर वो एंटीजन या तो लेस एक्टिव होंगे, या तो वो एंटीजन क्या होंगे? इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, या तो हम उस पैथोजन को क्या करके है किल करके फिर बॉडी के अंदर क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं, या उसी पैथोजन का कोई पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी लिहाज से हमने वैक्सीन के जो है ना 4 टाइप्स भी डिस्कस किए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि वैक्सीन जब हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी इन्फेक्शन होने से पहले, वो बेसिकली जाके इम्यून सिस्टम को क्या करता है? इम्प्रूव करता है या बूस्टअप करता है। किस तरीके से? वो जब वैक्सीन बॉडी के अंदर दाखिल होंगी तो उसके खिलाफ जो है हमारे सेल क्या बनाते हैं? स्पेशली बी लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को हम क्या नाम देंगे? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। तो ये डेफिनेटली एक्टिव इम्यूनिटी ही होगी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जिसके अंदर सेल खुद कोई रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, बॉडी के सेल खुद करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। पैसिव इम्यूनिटी का सिंपली मतलब ये है कि जिसके अंदर बॉडी के सेल जो हैं वो एक्शन ना लें, कोई प्रीपेयर्ड इम्यून कंपोनेंट जो है बॉडी के अंदर क्या किया जाए? शामिल किया जाए। यानी कोई भी इम्यूनिटी का कोई प्रीपेयर्ड कंपोनेंट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, बॉडी के खुद के सेल किसी पैथोजन के खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं करते, तो हम उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है बॉडी के खुद के सेल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होगा एक्टिव। लेकिन एक्टिव के अंदर भी 2 टाइप है, एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन है वो बाहर से इंट्रोड्यूस की जाती है, तो हम इस लिहाज से बोलेंगे कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी तो है, लेकिन इसमें जो सेल को जो है क्या किया जा रहा है? आर्टिफिशियली एक्टिवेट किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल क्या होगा? नेचुरल तब होगा, फॉर सपोज ये बॉडी है, बॉडी के अंदर नेचुरली कोई पैथोजिन इंट्रोड्यूस हो जाता है, या पैथोजिन बॉडी के अंदर शामिल हो जाता है, दाखिल होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे सेल जो एक्शन लेते हैं, उस एक्शन को हम बोलेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। यानी सेल हमारे खुद के एक्शन ले रहे हैं और किसी भी नेचुरल पैथोजिन के खिलाफ, तो हम बोलेंगे ये होगा एक्टिव। और एक्टिव में भी क्या होगा? नेचुरल होगा, क्योंकि पैथोजिन नेचुरली जो है बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हमने आर्टिफिशियली पैथोजिन का कोई पार्टिकल पैथोजिन को इनएक्टिव करके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो पैसिव और एक्टिव के अंदर ये डिफरेंस है। सो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप्ड बाय बॉडी इटसेल्फ व्हेन एक्सपोज्ड टू नेचुरल पैथोजिन। ये सेम बात हो गई कि जब बॉडी के सेल या बॉडी जो है किसी भी नेचुरल पैथोजिन के एक्सपोज होगी, तो बॉडी खुद रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। अगर बॉडी खुद रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है तो इसका मतलब एक्टिव होगा, और नेचुरल पैथोजिन के खिलाफ है तो हम बोलेंगे ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। ठीक है, ओके, एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच रिस्पॉन्स इज इमीडिएट बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, वो कौन सा इम्यूनिटी का टाइप है जिसके अंदर रिस्पॉन्स इमीडिएट तो होता है
यानी जल्दी रिस्पॉन्स बॉडी करती है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ज़्यादा टाइम तक जो है वो नहीं चलता। ठीक है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी, पैसिव होगी, आर्टिफिशियल एक्टिव होगी, नेचुरल एक्टिव होगी। तो एक्टिव तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्टिव अगर बॉडी खुद जनरेट कर रही है तो बॉडी लाजमी है कि उस पैथोजन के कुछ एंटीजन जो है मेमोरी के तौर पे क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी। तो मतलब एक्टिव नहीं होगा, ना ही आर्टिफिशियल होगा, ना ही नेचुरल होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पैसिव इम्यूनिटी ऐसी है जो कि टेम्पररी होती है। ठीक है, अब पैसिव इम्यूनिटी कैसे आती है? जब हम बाहर से कोई सीरम या बाहर से कोई एंटी जो बॉडीज हैं वो बॉडी के अंदर दाखिल कर रहे हैं, किसी पर्सन की या किसी एनिमल की जो इम्यूनिटी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से एंटीबॉडीज ड्राइव करके हम किसी दूसरे बॉडी के अंदर या किसी का इम्यून सिस्टम वीक है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पैसिव इम्यूनिटी होगी। या उसके अलावा जो मदर है वो अपने बेबी को कुछ एंटीबॉडीज जो क्या करती है, सर्व करती है, तो वो भी कौन सी इम्यूनिटी होगी, वो भी पैसिव इम्यूनिटी होगी। और जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, शॉर्ट लास्टिंग होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, टेम्पररी होती है। ठीक है, तो ये हो गया पैसिव इम्यूनिटी। ओके, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, द टाइप ऑफ immunity which is achieved by transforming or injecting antibodies in the form of anti-sera। ठीक है, यानी वो कौन सा इम्यूनिटी का टाइप है जो कि अचीव किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है किसके थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन और इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम वीक है, बाहर से कोई लिक्विड इंजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद है, जिस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होंगे हम उसको बोलेंगे एंटी सीरा बोलेंगे। ठीक है, कोई एंटी सीरा अगर हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाहर से, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, कुछ टाइम तक क्या करेगा, उस बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखेगा, उसके बाद वो उसका असर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो टेम्पररी होगा, और टेम्पररी होगा तो हम पैसिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द टाइप ऑफ इम्यून विच इज अचीव्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग और इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज in the form of anti-sera make a person immune is called as, इसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, डायरेक्ट पैसिव इम्यूनिटी। ओके, ब्लड इज फिल्टर्ड एट, ब्लड किस जगह पे फिल्टर्ड होता है? वैसे तो हम बोलेंगे भाई ब्लड को फिल्टर करने वाला ऑर्गन जो है किडनी है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है इम्यूनिटी के लिहाज से हो रही है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ब्लड के अंदर मौजूद जो पैथोजिन है वो कहाँ पे फिल्टर होते हैं, कहाँ पे सेपरेट होते हैं, लेम्फ नोड के अंदर, लेम्फ मास के अंदर। अब लेम्फ नोड के अंदर क्या होता है, लेम्फ नोड के अंदर मोस्टली जो है वो सेल की मैच्योरेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गन है स्प्लीन। अब स्प्लीन के अंदर क्या होता है, जब स्प्लीन से ब्लड पास होता है तो स्प्लीन के अंदर दो किस्म के सेल मौजूद होते हैं जिसको हम टीसी सेल बोलेंगे और दूसरे होंगे मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो स्प्लीन क्या करता है, उन ब्लड के अंदर मौजूद जो पैथोजिन है उस पैथोजिन को एक्सपोज करता है, और उसके बाद ये जो मैक्रोफेज है वो इंगल्फ कर लेते हैं, या टी सेल क्या करेंगे, उसको जो है वो क्या कर देंगे, टॉक्सिन्स रिलीज करके जो कि होते हैं परफोरिन और ग्रेन्जाइम, उसके थ्रू क्या कर देंगे, उन पैथोजिन को किल कर देंगे। तो जब स्प्लीन से ब्लड पास होगा तो जो हमारे एज्ड आरबीसीज होंगे, एज्ड का मतलब है जो आरबीसीज हैं जिनका लाइफ स्पेन 120 डेज हो चुका है, उसके बाद वो आरबीसीज भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनको भी किल करना होगा। और जो पैथोजिन है वो पैथोजिन भी किल किए जाते हैं मैक्रोफेजेस और टी सेल के थ्रू। तो ये कौन करवाता है, ये स्प्लीन करवाता है। तो हम स्प्लीन को क्या बोलेंगे, हमारा ब्लड जो फिल्टर होता है पैथोजिन से वो स्प्लीन ही करवाता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो पैथोजिन ब्लड से रिमूव हो जाता है, और दूसरे जो एज्ड सेल होते हैं, ओल्ड सेल होते हैं आरबीसीज के, वो क्या हो जाते हैं, ब्लड से रिमूव हो जाते हैं। तो ये हो गया स्प्लीन। एमसीक्यूज 9 है हमारे पास, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिलेटेड आर कोलैप्स इम्यून सिस्टम। अच्छा, इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि रिलेटेड है इम्यून सिस्टम से, या इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, कोलैप्स कर देती है? वो हम सबने पढ़ा है वायरस वाले चैप्टर के अंदर, ये है एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है या वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे एड्स। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास, डैश आर शॉर्ट लिव्ड फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स मैंने बताया कि दो टाइप के सेल ही फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, एक होते हैं मोनोसाइट, दूसरे होते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब मोनोसाइट से दो टाइप बनते हैं, एक मैक्रोफेज बनता है और दूसरा डेंड्राइटिक सेल बनता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम कहेंगे कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड कौन से हैं, मैक्रोफेजेस जो हैं ये लॉन्ग लिव्ड है, ये ज्यादा टाइम तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ये अपना काम फेगोसाइटोसिस वाला कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये हमने कहा था कि ऐसे सेल हैं जब 20 बैक्टीरिया को ईट अप कर लेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, यानी ये इनकी डेथ हो जाएगी, और ये जो है एड हो जाएंगे पस के अंदर या कन्वर्ट हो जाएंगे पस के अंदर। तो हम बोलेंगे ये शॉर्ट लिव्ड है जो कि फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करते हैं, 20 बैक्टीरिया को ईट करने के बाद ये पस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा आपका। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारे पास, लाइसोजाइम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड इंटरफेरोन आर कंसीडर्ड एज। हमारे पास लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट वो भी प्रोटीन है जो कि मैंने बताया था कि 20 से लेकर 30 टाइप्स प्रोटीन्स के होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो कि इनेंट इम्यूनिटी के अंदर भी रोल प्ले कर रहे हैं, और जो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या एडाप्टिव इम्यूनिटी है
उसमें भी रोल प्ले कर रहे हैं, यानी दोनों टाइप की इम्यूनिटी के अंदर ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो लाइसोजाइम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड इंटरफेरॉन, ये भी अगेन एक प्रोटीन है। इन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबियल प्रोटीन्स बोलेंगे, नॉन माइक्रोबियल प्रोटीन्स बोलेंगे, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स बोलेंगे या फेगोसाइटिक प्रोटीन बोलेंगे। तो डेफिनेटली इनको हम एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन बोलते हैं, इनको हम एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन बोल के, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हम इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते हैं। लाइसोजाइम का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर और कॉम्प्लीमेंट और इंटरफेरॉन जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारे पास। लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल बैरियर, बायोकेमिकल बैरियर। अब हमने जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बायोकेमिकल बैरियर पढ़े थे, ठीक है। एक होते हैं फिजिकल बैरियर जो कि सरफेस बनाते हैं, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, एपिथेलियल सिलेटेड सेल हो गया और स्किन, ये तीनों जो आ जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं? अच्छा, और दूसरा होते हैं बायोकेमिकल बैरियर जिनके अंदर सलेवा, गैस्ट्रिक जूस, हमने जो है वो ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, म्यूकस वगैरह। अच्छा हाँ, अब हमारे पास बोल रहा है कि लाइसोजाइम एंजाइम जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है। वो कौन से बायोकेमिकल बैरियर के अंदर होता है? टीएस के अंदर, सलेवा के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। तो हम बोलेंगे कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हम बोलेंगे कि गैस्ट्रिक जूस भी जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है। तो हम कहेंगे कि ये इसके अंदर बेसिकली HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होता, ठीक है। एंजाइम जो है वो इन दोनों चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 13 है हमारे पास। द टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम दैट इज अचीव्ड बाय टी सेल एंड बी सेल। वो कौन सा इम्यून सिस्टम है जो कि टी सेल और बी सेल के थ्रू अचीव होता है, या उनके अंदर टी सेल और बी सेल इन्वॉल्व होते हैं? वो हमारे पास इनेट इम्यून सिस्टम नहीं, ये तो नहीं है। ये है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फॉरेन सब्सटेंस दैट इलिसिएट्स इम्यून रिस्पांस। वो कौन सी सब्सटेंस है जो कि बॉडी के अंदर शामिल होकर इम्यून रिस्पांस जो है पैदा करने का सबब बनती है? वो हमारे पास हम बोलेंगे एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, तो हम बोलेंगे वो एंटीजन है। अब एंटीबॉडी मैंने बताया था कि कोई चीज़ बाहर से अंदर दाखिल हो रही है तो वो क्या है? एंटीजीन है। उसके खिलाफ जो प्रोटीन बन रहे हैं वो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज हमारे कंपोनेंट है, सेल्फ हैं, और ये नॉन सेल्फ होते हैं। उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर जो है 15 देखेंगे। टाइप ऑफ ल्यूकोसाइड इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड एज। अच्छा, ल्यूकोसाइड यानी WBC की बात हो रही है, वाइट ब्लड सेल की बात हो रही है। वाइट ब्लड सेल का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि इन्वॉल्व होता है किसके अंदर? इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेशन के अंदर। अब आपको पता है इन्फ्लेमेशन जो है एक प्रोटीन की मदद से होती है, प्रोटीन की वजह से होती है, और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन बेसिकली हम उस चीज़ को बोलेंगे जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई टिश्यू, किसी टिश्यू के अंदर रेडनेस हो जाए, ठीक है, उसके अंदर पेन क्रिएट हो, वो टिश्यू इनलार्ज हो जाए, साइज के अंदर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या उस टिश्यू के पास जो है ब्लड वीजल्स वगैरह क्या हो जाए? डायलेट हो जाए, और वो एरिया क्या हो जाए? वार्म हो जाए या हॉट हो जाए, तो हम उस कंडीशंस को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो एक प्रोटीन की वजह से होती है। वो प्रोटीन कौन जो है खारिज करता है या कौन सीक्रेट करता है? वो हमारे पास होंगे बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल के अंदर हमने एक सेल का टाइप पढ़ा था जिसको हम बोल रहे हैं मस्ट सेल। तो ये जो मस्ट सेल है ये बेसिकली क्या पैदा करते हैं? हिस्टामिन प्रोटीन पैदा करते हैं, जिस हिस्टामिन प्रोटीन की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर इससे रिलेटेड है 16। प्रोटीन दैट इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में हम बोलेंगे ये हिस्टामिन प्रोटीन रिलीज जो है इन्वॉल्व होती है, जो कि कौन सीक्रेट करता है? मस्ट सेल, जो कि किसके टाइप है? बेसोफिल के टाइप है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 17 है हमारे पास। ह्यूमरल इम्यूनिटी अचीव्ड आर कंट्रोल्ड बाय। ह्यूमरल इम्यूनिटी हम बोलते हैं इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को। जो एंटीबॉडी के थ्रू कंट्रोल्ड होता है इम्यूनिटी, उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्लड इन्वॉल्व होता है, या ये एंटीबॉडीज जो हैं ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती हैं, इसी वजह से हम ह्यूमरल इम्यूनिटी का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज डेफिनेटली बी सेल पैदा करते हैं, तो हम बोलेंगे जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है या एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो बी सेल कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18 है हमारे पास। बी सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 इफेक्टर सेल्स व्हिच आर। अब बी सेल जो है वो 2 सेल के अंदर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। उन 2 सेल्स को हम क्या बोलेंगे? अब देखें, ये हमारे पास क्या है? बी सेल है। अब बी सेल जब साइज के अंदर क्या हो जाता है? इनलार्ज हो जाता है, इनलार्ज होता है और सीक्रिएट करता है प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स? जिनको हम एंटीबॉडीज बोल रहे हैं। जब ये इनलार्ज होकर एंटीबॉडीज पैदा करना स्टार्ट कर देता है, तभी हम इस सेल को क्या नाम देते हैं? तब हम इस सेल को प्लाज्मा सेल का नाम दे देते हैं। तब ये क्या बन जाता है? प्लाज्मा सेल बन जाता है। अब प्लाज्मा सेल क्या पैदा कर रहा है? एंटीबॉडीज पैदा कर रहा है। अब इनमें से कुछ ऐसे प्लाज्मा सेल होते हैं जो कि पैथोजीन के एंटीजीन, फॉर सपोज ये हमारे पास क्या है? पैथोजीन है। इसके साथ ये जो है कोई एंटीबॉडीज क्या हो गई है? अटैच हो गई है, इस पैथोजीन को क्या कर रही है? उसकी लाइसिस करवा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ एंटीबॉडीज या कुछ सेल ऐसे होते हैं, बी सेल ऐसे होते हैं जो कि एंटीबॉडी सीक्रिएट करने के अलावा क्या करते हैं? ये जो पैथोजिन दाखिल हुआ है उस पैथोजिन के एंटीजीन को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने वाले सेल को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? मेमोरी सेल का नाम देते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास एक तो प्लाज्मा सेल होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, मेमोरी सेल। तो बी सेल के जो इफेक्टर सेल है उसका एक प्लाज्मा सेल और दूसरा मेमोरी सेल, ऑप्शन नंबर बी होगा। एमसीक्यूज नंबर 19 है हमारे पास, जनरली टी सेल्स डू नॉट सीक्रेट। टी सेल्स कौन सी चीज सीक्रेट नहीं करते, एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते। ये परफोरिन सीक्रेट करते हैं, ग्रेनजाइम भी सीक्रेट करते हैं, इंटरल्यूकेंस भी सीक्रेट करते हैं। इंटरल्यूकेन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20 है, दो सेल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर फास्ट एंड इमीडिएट रिस्पांस इन केस ऑफ फ्यूचर आर रिपीटेड इन्फेक्शन। वो कौन से सेल हैं जो कि फास्ट रिस्पांस करते हैं किसी फ्यूचर या रिपीटेड इन्फेक्शन में। फॉर सपोज एक इन्फेक्शन एक बार हुआ है और दूसरी बार वो इन्फेक्शन होने जा रहा है या इस उसी किस्म का पैथोजन इंटर हुआ है बॉडी के अंदर, तो कौन से सेल है जो कि रिस्पांस करेंगे। वो अभी अभी हमने कहा कि ये मेमोरी सेल है, एक दफा जो पैथोजन दाखिल होता है उनके एंटीजन को ये क्या कर लेते हैं, मेमोरी के तौर पे स्टोर कर लेते हैं। अब दोबारा अगर ये पैथोजन इंटर होगा तो इनको रीड करने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जल्दी से क्या करेंगे, दूसरे सेल को एक्टिवेट करके उस पैथोजन को क्या करवा देंगे, किल करवा देंगे। तो हम बोलेंगे ये सारा काम जो है वो मेमोरी सेल का है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 21 है, इट डिपेंड्स अपॉन एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर पर्सन और एनिमल। वो कौन सी इम्यूनिटी है जो डिपेंड करती है एंटीबॉडीज पे जो कि ट्रांसफर की जाती है दूसरे पर्सन से या किसी एनिमल से। वो अभी अभी मैंने बताया पैसिव इम्यूनिटी है जो कि एंटी सीरा के थ्रू ट्रांसफर होती है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22 है, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। जिस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी सीरा बोलेंगे। जिस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे उसको हम एंटी सीरा बोलेंगे या एंटी सीरम बोलेंगे। एमसीक्यू नंबर 23 है, व्हेन बी सेल्स इनलार्जेस एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज देन कॉल्ड एज। अभी अभी मैंने बताया कि जब बी सेल इनलार्ज हो जाते हैं, एंटीबॉडीज पैदा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम उनको प्लाज्मा सेल बोलेंगे। तो इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपके लिए था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, प्लाज्मा सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट नंबर 3 थी। तो ये सारे जो एमसीक्यूज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमडी गेट के हवाले से इनकी प्रैक्टिस करें और इससे ज़्यादा भी एमसीक्यूज जो है उनको भी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से।